इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। अगले 1 घंटे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको हर बारीकी से इस वक्त जिस कंडीशन से देश जूझ रहा है, चाहे वो कोरोना की मार हो, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस की मार हो या फिर रेबिस का खतरा हो, जिससे भी इस वक्त जूझ रहा है, वो हर परेशानी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसका इलाज क्या है, कैसे आप लोग सुरक्षित रह सकते हैं। इसके लिए बाकायदा डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और आपके मन में भी अगर कोई सवाल हो या फिर किसी समस्या का आप समाधान चाहते हो या फिर घर बैठे सलाह मशवरा आप चाहते हो, तो आप इस प्रोग्राम के जरिए हमें कॉल कीजिएगा। नंबर स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होगा हमारा, और फिर डॉक्टर से अपने सवाल का जवाब जानिएगा। तो आपको बता दें कि दरअसल दूसरी लहर जो है, राहत की बात यह है कि कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती नजर आ रही है। क्योंकि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, 24 घंटे में 1,86,000 नए केस सामने आए हैं वैक्सीन पर, लेकिन सियासत इस बीच जमकर हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर बच्चों पर कितना कहर अब बरपेगा जब ये फंगस का लगातार कहर देखने को मिल रहा है। तीसरी लहर की बात कही जा रही है और अभी तक कोरोना की खतरनाक दूसरी लहर का सामना कर रहे अपने देश में इन दिनों तीसरी लहर की चर्चा जोरों पर चल रही है। केंद्र हो या फिर राज्य सरकारें या फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR जैसी संस्था सभी अलग अलग तरह से कह रही हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 राज्यों के कलेक्टर से बच्चों में कोरोना से जुड़ा डेटा जमा करने को कहा है। दूसरी लहर के दौरान खाली हाथ रही सरकारें अचानक तीसरी लहर की तैयारी करती नजर आने लगी है। लेकिन चिंता की इस चर्चा में तब यू टर्न आ गया जब 22 मई को बच्चों के डॉक्टर से सबसे बड़े संगठन IAP और 24 मई को सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य VK पॉल और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि इस बात के सबूत नहीं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक होगी। लेकिन माँ बाप जो है, अभिभावक जो है, वो खासे परेशान है सिर्फ इतना ही सुनकर कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक होगी। और अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि शुरू से आपने और हमने सबने देखा, पहली लहर आई किसी को कुछ नहीं पता था, दूसरी लहर में हम कब प्रवेश कर गए नहीं अंदाजा लगा पाए। और ऐसे में जो हमारी तैयारियां हैं, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसके लिए हम कितने तैयार हैं। दूसरी लहर तमाम पोल खोल रही है। ऐसे में सवाल यही कि अगर तीसरी लहर आती है और ये बच्चों के लिए घातक साबित होती है तो बिना वैक्सीनेशन के लिए कैसे बच्चों को बचाया जा सकता है। अभिभावक परेशान है, परिवार के लोग जो है वो परेशान है क्योंकि अभी तक बड़ों को ही वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। वैक्सीनेशन कई जगह बंद हो चुका है क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है, डोज ही नहीं है। ऐसे में जो बड़ों के लिए टीकाकरण अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था, उस पर भी लगाम लगती फिलहाल नजर आ रही है। कई जगह पर विराम पूरी तरह से लग चुका है, सेंटर्स बंद हो चुके हैं। वो बात अलग है कि इस पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच ठनी हुई है, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि राज्य सरकारें कह रही हैं केंद्र सरकार से हमें वैक्सीन नहीं मिल रही और वैक्सीन की दिशा में सही कदम केंद्र सरकार की तरफ से नहीं उठाए गए। जबकि केंद्र सरकार की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि हमने पूरी तैयारी की है, वैक्सीन राज्यों को दी जा रही है। अब किसने क्या कहा, चलिए इसे ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। हम आपको बताएं कि क्या बच्चों पर घातक है तीसरी लहर। दरअसल नीति आयोग जो है वो इस बात को कह रही है कि तीसरी लहर के बच्चों पर गहरे असर डालने के संकेत नहीं है। इसके अलावा जो IAP संस्था है वो कह रही है कि तीसरी लहर में केवल बच्चों पर खास असर की संभावना बेहद कम है। इसके अलावा अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स की तरफ से कहा जा रहा है कि बच्चों पर खास असर की आशंका फैक्ट्स पर आधारित नहीं है, लोग डरे नहीं। मतलब अब ये 3 बातें निकलकर सामने आई, नीति आयोग, IAP और एम्स की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि तीसरी लहर के बच्चों पर गहरे असर डालने के संकेत नहीं है। तीसरी लहर में केवल बच्चों पर खास असर की संभावना बेहद कम है, यानी तीसरी लहर बड़ों के लिए भी खतरनाक होगी। अब आइए ये समझना बेहद जरूरी है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक क्यों बताई जा रही है। दरअसल आपको हम बताएं कि कोरोना होने या फिर वैक्सीन लगने पर बड़ों में एंटीबॉडी होगी, बच्चों को वैक्सीन ना लगने पर कोरोना का खतरा ज्यादा होगा। पहली लहर में बुजुर्ग इसकी चपेट में आए, दूसरी में युवा और इसलिए तीसरी में बच्चों पर ज्यादा खतरा है। लिहाजा तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है और यही वजह है कि अभिभावक जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं क्योंकि बच्चों को तो वैक्सीन तक नहीं, अभी तक बात हो रही है कि बच्चों को लगेगी तो कब लगेगी, क्योंकि जिन बड़ों को लग रही थी उनमें भी कई जगह वैक्सीनेशन जो है वो बंद हो चुका है। कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है, जबकि केंद्र सरकार लगातार दावा कर रही है कि बहुत जल्द बाकी और कंपनी को भी दिया जा रहा है इसका ऑर्डर, बहुत जल्द अब जो वैक्सीन है वो कमी पूरी हो जाएगी। तो भारत में वैक्सीनेशन दर बेहद कम है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा आप ये भी समझिए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। तो भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील,
में हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत में बता दें आपको कि सिर्फ 11% ही वैक्सीनेशन हुआ है, और अमेरिका की बात करें 49%, ब्राजील की बात करें 19%, और इसके अलावा आपको बताएं फ्रांस में 34%। तो भारत में वैक्सीनेशन दर बेहद कम है। तो आपने समझा कि कैसे अब पूरी डोज जो है वो कहाँ देगी, वो भी आप समझिए। दरअसल भारत अमेरिका, फिर से हम यहाँ पर जिक्र करेंगे कि भारत में वैक्सीन दर बेहद कम है, तो आपको ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि कितने प्रतिशत कहां पर कितने फीसदी अभी तक वैक्सीनेशन का काम जो है वो हो चुका है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या है उस हिसाब से वैक्सीनेशन बहुत कम लोगों तक पहुंच पाया है। टीकाकरण अभियान, जिसे महाअभियान बताया जा रहा है, वैक्सीन की कमी की वजह से उसे रोक दिया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि जब हमें पता था हमारी जनसंख्या कितनी है, हमारी आबादी कितनी है, उस हिसाब से सरकार ने तैयारी क्यों नहीं की। और चलिए इन्हीं बातों को समझने के लिए कि आखिर दूसरी लहर तो कमजोर पड़ रही है, लेकिन तीसरी लहर जो है बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है, इसको समझने के लिए दो डॉक्टर का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए मैं उनसे उनका तारुफ आप सभी लोगों से करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर आशीष तिवारी जो कि सीनियर फिजिशियन है एसीएस हेल्थ के, वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हेमलता अरोड़ा जो कि सीनियर कंसल्टेंट है नवनीत हॉस्पिटल की, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, किसी सवाल का जवाब आप जानना चाहते हैं, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और अपने सवालों का जवाब डॉक्टर से ले सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से तीसरी लहर को लेकर हमने देखा, एम्स की भी आए और जो बच्चों की संस्था है उनके भी बयान सामने आए, आईएपी की बात करूं, नीति आयोग की बात करूं, वो लोग कह रहे हैं कि खतरा बच्चों पर ज्यादा नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही तीसरी लहर से खतरा होगा, लेकिन अभिभावक परेशान हैं और परिवार वाले परेशान हैं, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्हें अगर हल्का सा भी बुखार हो जाता है तो माँ का कलेजा फट जाता है, और ऐसे में ये बीमारी ऐसी जिससे हमें पता है कि न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है। तो सर, तीसरी लहर को कितना खतरनाक आप मान रहे हैं बच्चों के लिए? आशीष सर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आशीष जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, कहीं आपका म्यूट तो नहीं है, एक बार चेक कीजिए। ठीक है, हेमलता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी हाँ, आप जी, मैं चाहूंगी कि आप जवाब दें, शायद उनका ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। जी, बच्चों के लिए तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक होगी ऐसा 100% जरूर बिल्कुल नहीं है, जैसे एम्स ने कहा है और आईआईपी ने कहा है। मुझे भी नहीं लगता कि ज्यादा खतरनाक है। ऑफ कोर्स ये चीज जरूर है कि अभी जो हमने बूढ़ों को, बड़ों को बहुत ज्यादा तरह से वैक्सीन कर दिया है, तो बच्चों पे भी असर होने का चांस है, बट ओवरऑल बच्चों में ये बीमारी है बहुत कम असर करती है। इन्फेक्शन इतना ज्यादा गहरा नहीं रहता है, एंड बट ये एक है कि थोड़ा चौकन्ना रहना है। मोस्टली पहले 5-8 दिनों में तो बहुत मामूली सा बुखार और जैसे नॉर्मल फ्लू बुखार रहता है वैसा ही रहता है, बट आगे जाके थोड़ा बहुत अगर सीरियस इन्फेक्शन हो तो जरूर डॉक्टर के टच में रहना है, बट ये परसेंटेज बहुत कम रहेगा और इतना हमको डरने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स केयरफुल रहना है, बच्चों को मास्क करना और हैंड हाइजीन करना और हाथ साफ करना और दूसरों से डिस्टेंस रखना तो जरूर सिखाना ही है, क्योंकि एक्सपोजर को भी हो सकता है और इन्फेक्शन तो उनको भी हो। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुणाल, उनका रुख कर लेते हैं। कुणाल, पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर। नमस्ते। मेरा नाम कुशाल सिंह है, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ जी। मेरे को अक्टूबर में मैं पॉजिटिव हुआ था, कोविड पॉजिटिव हुआ था। उसके बाद मेरी हार्ट बीट गिरती गई, हार्ट रेट गिरने के बाद 38 तक आया। मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो किस कारण से हुआ और कैसे हुआ हार्ट का? ठीक है डॉक्टर आशीष, अगर आपने उनका सवाल सुना तो मैं चाहूंगी कि आप जवाब दें। देखिए, इनकी जो परेशानी की कोविड होने के बाद इनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उनकी हार्ट बीट जो है वो कम होती चली गई, करीब 40 के आसपास आई और अभी उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये प्योरली एक कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो इनके कार्डियोलॉजिस्ट या इनके जो फिजिशियन ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनसे इनको फर्दर कंसल्टेशन करनी चाहिए। इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस हो कि रूट कॉज क्या है इतनी लो हार्ट बीट का, वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। रूट कॉज मालूम पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसका इस कोविड से फिलहाल कोई संपर्क या लेना देना नहीं दिखता है। ये कार्डियक ओरिजिन की प्रॉब्लम है और इसका उपचार कार्डियोलॉजिस्ट के पास संभव है। ठीक है कुशाल, आपको उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही कुशाल की तरह अगर आपके मन में भी जो इस वक्त हमारे ये शो देख रहे हैं कोई सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं, या फिर कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई समस्या है। अगले कॉलर शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी शंकर, पूछिए अपना सवाल।
हेलो। जी शंकर, पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है, पूछे। हाँ हाँ, आ रही है। तो जैसे कि थैलेसीमिया माइनर है जैसे वाइफ का, तो उसको टीका लग सकता है, वैक्सीनेशन? ठीक है, डॉक्टर हेमलता। जी हाँ, आपका टीका बिल्कुल लग सकता है। थैलेसीमिया माइनर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है टीका लगने का। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी तरीके से अगर किसी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी बात को लेकर अगर आप कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, तो इस मुश्किल वक्त में और आपकी परेशानी को समझते हुए आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है कोविड ओपीडी, जिसके जरिए हम रोजाना आपके सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर से खुद सीधा आप सवाल पूछ सकते हैं। तो कोई भी सलाह मशवरा आपको चाहिए। अमिता अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जयपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। जी अमिता, पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? डॉक्टर साहब, मुझे कोविड हुआ था और मैं 12 डेज के लिए हॉस्पिटलाइज थी और उसके बाद मैं जब से घर पे आई हूँ मुझे थोड़ा गले में और फूड पाइप में दर्द है। ठीक है, डॉक्टर आशीष तिवारी, क्या करना चाहिए अब उन्हें? इनका सवाल ये था कि कोविड ठीक होने के बाद अभी भी इनको गले में दर्द है। जी जी। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं कि कोविड के जो रेमिनेंट्स यानी कि पोस्ट कोविड जो कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं, गले में सोरनेस रह जाती है, वो धीरे धीरे कभी इंप्रूव होती है। ड्राई कफ भी लंबे समय तक आता रहता है। बीटाडीन गार्गल और स्टीम लेते रहें। इससे इम्प्रूवमेंट अगर नहीं है तो एक बार अपने फैमिली फिजिशियन को दिखा के चेक करवा लें कि कोई दूसरा इन्फेक्शन या कोई इन्फेक्शन तो नहीं डेवलप हो रहा है। उसकी जांच हो जाएगी तो उसका उपचार भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी आप जांच कराइए और उसी के तहत जो भी चीज होगी उसका उपचार हो जाएगा। डॉक्टर आशीष तिवारी, जब तक और कॉलर्स आए, मैं आपसे एक चीज आपसे भी मैं समझना चाहूंगी जो मैंने हेमलता जी से समझा, कि आप कैसे इस तीसरी लहर को देख रहे हैं बच्चों के लिए? देखिए, तीसरी लहर का एक अंदेशा है और इस अंदेशे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में हमने ये देखा कि हेल्थ केयर सिस्टम किस तरह लड़खड़ा गया। हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करवा पाए। पैन इंडिया ये प्रॉब्लम रही। तो अगर कोई अंदेशा है तो उस अंदेशे के हिसाब से, जहां तक प्रिपेयर्डनेस की बात है, तैयारियों की बात है, वो होनी चाहिए। एडल्ट्स का ट्रीटमेंट तो एक बार भी संभव था, क्योंकि मैन पावर जो हेल्थ केयर की है, डॉक्टर्स की जो टीम है, वो कैपेबल है। लेकिन जहां तक पीडियाट्रिक केयर की बात है तो पीडियाट्रिक केयर अभी भी काफी पीछे है। पूरे देश में पीडियाट्रिशियंस की संख्या ऑप्टिमल नहीं है। या जो पीडियाट्रिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो एडल्ट हेल्थ केयर सिस्टम के मुकाबले काफी कमजोर है। कल को अगर हमें किसी भी जोन में अगर 100-200 पीआईसीयू एनआईसीयू के बेड चाहिए तो बेड मिलना मुश्किल हो जाएगा। उसके एक्सपर्ट जो उसको हैंडल कर पाए वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस अंदेशे को गंभीरता से लेते हुए कम से कम सरकार को, सिस्टम को और हेल्थ केयर के जो अथॉरिटीज हैं, इनको अपनी तैयारियां तो जरूर रखनी चाहिए कि अगर ये आपदा आ गई तो उस समय हाथ ना खड़े कर दें। सेकेंड वेव में हमने ये देखा कि एक छोटी सी समस्या यानी कि ऑक्सीजन देश में थी, लेकिन वो ऑक्सीजन अस्पताल तक हम पहुंचा नहीं पाए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं था। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता तो ऑक्सीजन की कमी से लोग मरते नहीं। तो इसी तरह आने वाले समय में भी छोटी छोटी जो बॉटलनेक्स हैं ये हो सकती हैं, जिससे हेल्थ केयर सिस्टम है वो लड़खड़ा जाएगा। उसकी तैयारियां अभी से सोच समझ के करनी चाहिए। अगर हम तैयार हैं तो वेव आएगी तो उसका मुकाबला अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बिल्कुल, ठीक है। अगले कॉलर सतीश हमारे साथ झारखंड से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी सतीश जी, पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं सतीश झारखंड से बोल रहा हूँ मैडम जी। मुझे पिछले साल 2020 में मैं कोविड-19 से पॉजिटिव हुआ था। उसके बाद मैं रिकवर होने के बाद में कभी कभी सांस लेने में समस्या होता है मैडम। जी डॉक्टर हेमलता। कभी कोविड जो लंग में होता है उसकी वजह से थोड़ा बहुत लंग का जो डैमेज है वो रह जाता है। जनरली वो 3-4 महीने में वो सही हो जाता है। रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, चेस्ट थेरेपी ये करना बहुत जरूरी है। पर ये जो आपको सांस लेने की तकलीफ कम होती जा रही है वो अच्छी बात है, पर बढ़ती जा रही है तो उसकी जांच करा लें, हो सकती है। वो अंडरलाइन ऑलरेडी थी, अभी बाहर आ रही है।
ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगर किसी और के भी मन में कोई और सवाल है, वो जानना चाहते हैं उस सवाल का जवाब, तो डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। और आपको अगर घर बैठे भी कोई भी सलाह मशवरा चाहिए तो आप हमें कॉल कीजिए और सवाल का जवाब मांगिए। अगली कॉलर स्नेहलता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? मेरे को जी 1 महीना पहले कोविड हुआ था जी, तो अब मेरे को आंखों में खारिश हो रही है। 1 महीने पहले कोविड हुआ था, उसके आगे अब आंखों में खारिश हो रही है। कोविड तो ठीक हो गया था, आंखों में बुखार तो खारिश कुछ नहीं है। जी जी ठीक है। डॉक्टर आशीष तिवारी। जी देखिए, 1 महीने पहले अगर इनको कोविड हुआ था तो कोविड के ठीक होने की पूरी संभावना है, लेकिन इनको आंखों में जो ये इचिंग हो रही है, जो खारिश, ये खुजली बता रहे हैं, तो इसके लिए इनको एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि सेल्फ ट्रीटमेंट या ऑनलाइन ट्रीटमेंट इस तरह की चीजें इसमें कारगर उतनी नहीं होती हैं। अगर ये आंखों के डॉक्टर से मिलेंगी तो इसका कारण मालूम पड़ जाएगा और इसका सही उपचार हो जाएगा। आंखों का मामला सेंसिटिव होता है, इसलिए इनको जल्दी से जल्दी एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अब आप कोविड से ठीक हो चुके हैं, लेकिन आंखों के डॉक्टर से भी आपको संपर्क करना होगा और जांच करानी होगी। अगले कॉलर सचिन हरियाणा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सचिन, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, मेरा ये सवाल है, मुझे क्विनोलोन एंटीबायोटिक से एलर्जी है फैमिली से, क्विनोलोन फैमिली से, तो क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? डॉक्टर हेमलता। जी हाँ, आप जरूर। कोई भी दवाई जो हो या एंटीबायोटिक हो, दवाइयों से कोई लेना देना नहीं है, तो लेकर जाके तो आप दवाई ले सकते हैं। और इसके अलावा ठीक है, आगे और भी कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन डॉक्टर आशीष तिवारी, एक चीज यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से भारत में वैक्सीनेशन दर बेहद कम है, तो कहीं ना कहीं माने कि तीसरी लहर का खतरा इसी वजह से भी ज्यादा बड़ा है। देखिए, ये बात तो सच है। जैसे कि एक हार्ट अटैक का एग्जांपल लिया जाए कि जब हार्ट अटैक आता है तो उसमें हम बोलते हैं गोल्डन आवर्स, यानी कि शुरू के कुछ घंटे अगर उस समय ट्रीटमेंट मिल जाए तो जान बचने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसी तरह जब हमें ये मालूम था कि वैक्सीनेशन एक कारगर हथियार है कोविड से लड़ने के लिए और इससे ही बचा जा सकता है, इससे ही पॉपुलेशन को सेव कर सकते हैं, तो शायद हमारी प्लानिंग्स में और प्रोक्योरमेंट में कहीं ना कहीं कमियां रह गई। जो पिछले 4-5 महीने बीते हैं 16 जनवरी के बाद, इसमें ये दर काफी हद तक आगे हो सकती थी। सिस्टम हमारे पास है, वैक्सीन देने का सिस्टम है, लेकिन वैक्सीन ही नहीं है, इस कारण वैक्सीन नहीं दी जा सकी। जो तमाम सारे देश में सेंटर्स बनाए गए थे, उनके पास ये कैपेसिटी थी कि उनके पास 200-300 वैक्सीन भी पर डे दी जाती तो वो लगा देते और हमारा टारगेट 60-70 लाख वैक्सीन पर डे पहुंच सकता था। लेकिन चूंकि प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाया, देश में जो 2 कंपनीज हैं ये सप्लाई चेन को मेंटेन नहीं कर पाई, इंटरनेशनल बिडिंग अब स्टार्ट हो रही है, इसमें टाइम लगेगा। आने वाले समय में कब ये सुचारू रूप से वैक्सीन आ पाएंगे, ये सब भविष्य के गर्त में है। फिलहाल तो ये है कि इससे नुकसान निश्चित तौर पर हुआ। ये मई का महीना तो बहुत खराब गया। उम्मीद करता हूं कि जून के महीने में जो हम लोगों ने ये मई के महीने में नुकसान उठाया है, इसकी पूर्ति हो पाए, क्योंकि जितनी जल्दी वैक्सीन लगेगी उतना देश को फायदा होगा, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी पाने के लिए एक टाइम फ्रेम है। अगर हम 1 साल का प्रोग्राम वैक्सीनेशन का बना देंगे कि चलो धीरे धीरे चलता रहेगा, 30 लाख 40 लाख रोज लगाते रहेंगे, तो हो सकता है 1 साल हो जाए पूरा। उसके बाद जो पहली डोज जिनको लगी है, क्योंकि अभी हमें ये भी कंफर्म नहीं है कि वैक्सीन 6 महीने 8 महीने या साल भर काम कर रही है, तो हो सकता है कि जो जिनको शुरू में वैक्सीन लग गई वो फिर से तैयार हो जाए अगली वैक्सीन के लिए। तो हमें एक निश्चित टाइम फ्रेम, जो कि बताया जा रहा है कि अगले 4 से 5 महीनों के अंदर पूरे भारत की कम से कम 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है, वो भी डबल डोज से। जैसे आपने शुरू में अपने वक्तव्य में बताया कि भारत में 11% वैक्सीनेशन हो चुका है। 11% तो टोटल वैक्सीन के संदर्भ में है, लेकिन अगर फुली वैक्सीनेटेड देखा जाए तो 3 से 3.5% लोगों के पास ही अभी तक दोनों डोज पहुंची है। दुनिया को देखते हुए ये आंकड़ा बहुत नीचे है। अभी हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है, इसलिए सरकार को सब काम धाम छोड़ के सबसे पहले पूरी ताकत से इस वैक्सीनेशन ड्राइव के पीछे लगना चाहिए। बिल्कुल। सेंट्रल और स्टेट का जो ये आपस में जो खींचतान चल रही है, ये भी बहुत नुकसान पहुंचा रही है। इसको भी जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए। एक लीडरशिप हो जिसके अंदर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चले, तभी इसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। बिल्कुल ठीक है। अगले कॉलर बंटी झारखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। जी बंटी, पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी वाइफ इस वक्त प्रेग्नेंट है और वो वैक्सीन ले सकती है क्या?
ठीक है, डॉक्टर हेमलता। फिलहाल प्रेग्नेंट के लिए वैक्सीन आम किया जा रहा है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा कर और उनका कंसेंट की एडवाइस है, आप वैक्सीन ले सकते हैं। तो अगर आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर हेमलता ने क्या बोला कि देखिए आपकी वाइफ जिसके भी ट्रीटमेंट में है या फिर जिस भी डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा है, तो आप उन्हीं से पहले कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आपकी वाइफ की कंडीशन उन्हें बेहतर पता है, क्योंकि शुरू से वो उनके ट्रीटमेंट में रही है, उनके इलाज में रही है। तो आप उनसे सलाह मशवरा जरूर लीजिएगा, उसके बाद ही अगला स्टेप उठाइएगा। अगली कॉलर गरिमा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका रुख करेंगे। गरिमा, पूछिए अपना सवाल। मैम 9 मई को मेरे हस्बैंड को कोविड पॉजिटिव आया था, तो अभी रिकवरी काफी मतलब कंसिडर की जो हम 14-15 डेज देते हैं रिकवरी उस हिसाब से तो हो गई है, बट अभी जो टायर्डनेस बहुत है, जो फर्स्ट डे जितना टायर्डनेस था वो अभी भी है और स्लीपिंग मतलब नींद बहुत आ रही है। ठीक है, तो क्या कॉज हो सकता है? हाँ डॉक्टर आशीष तिवारी, ये सवाल कई लोगों का भी है, क्योंकि कोविड से तो वो ठीक हो जा रहा है, रिपोर्ट भी निगेटिव आ जा रही है, लेकिन कमजोरी ऐसी कि आने वाले कई दिन तक शरीर को तोड़े रखती है। देखिए, पोस्ट कोविड इफेक्ट रहते हैं, कभी कभी ये महीनों तक रहते हैं। ऐसे में इनको ये सलाह दी जाती है कि एक तो हेल्दी डाइट करें, प्रोटीन की डाइट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लें, और अगर हेल्दी डाइट के साथ माइल्ड एक्सरसाइज भी स्टार्ट करें, जिसमें लंग्स की एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। जो पोस्ट कोविड एक्सरसाइजेस का एक प्रोटोकॉल है, उसको इनको देखना चाहिए, गूगल पे भी अवेलेबल है या अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। अगर वो सब करेंगे तो रिकवरी थोड़ा और फास्ट हो जाएगी इनकी। ये सिम्टम्स बहुत सारे लोगों में रहते हैं, ये एक रूटीन है, मतलब इसमें कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। कोविड की एक ऐसी बीमारी है जिससे शरीर को डैमेज तो होता ही है कहीं ना कहीं। उसकी रिकवरी कुछ लोगों की जल्दी हो जाती है, कुछ लोगों में थोड़ा समय लगता है। ये हेल्दी डाइट और माइल्ड एक्सरसाइज के साथ कंटिन्यू करते रहें। लंग्स की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, इम्प्रूवमेंट होगा। अगर इसके बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो उसके पीछे फिर हमें कोई कारण खोजना होगा। उसके लिए सबसे उपयुक्त आपके फैमिली फिजिशियन है, उनसे फिर एक बार सलाह ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है गरिमा आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते जी, हमारी एज 44 साल है और शुगर हमारी बहुत लो है, 55 है, तो हमें टीका लगवाना चाहिए कि नहीं? ठीक है, डॉक्टर आशीष, क्या करना चाहिए? नहीं, इनकी शुगर लो है, 55 तो बहुत कम है, एक तरह से डेंजरस सिचुएशन इनकी हो सकती है। तो ये एक सवाल आप इनसे पूछिए कि शुगर की दवा लेते हैं? जी राजीव, आप शुगर की दवा लेते हैं? लगता है उनकी कॉल कट गई है सर। हाँ। तो ठीक, अगर इनकी शुगर लो है तो वैक्सीन से भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि अगर अपना शुगर कम हो रहा है, वो भी इतना कम हो रहा है, कम से कम उसको नॉर्मल करें, पहले उसकी देखभाल करें। कोविड वैक्सीनेशन का मसला उसके बाद आएगा। जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिलिए और इसका कारण डायग्नोज करवाइए, उसका उपचार करवाइए।